फिर जो है रीजंस क्या थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, जैसे हमने पढ़ा था कि बेसिक ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू द पीपल। उनकी ऑब्जेक्टिव थी डेवलपमेंट करने के पीछे ये नहीं था कि लोगों को बेसिक एम्यूनिटीज मिल पाए, बट उनका ऑब्जेक्टिव था कि जो देयर ओन कॉलोनियल इंटरेस्ट, वो अपने पर्पस से अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट के चक्कर में क्या करते थे, डेवलपमेंट करते थे कि उनका खुद का कोई फायदा हो उससे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखते हैं रोड्स के लिए क्या किया, रोड्स को क्यों डेवलप किया उन्होंने। द रोड्स वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी within India and for drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port and send these to England or other lucrative foreign destinations। जैसा कि हमने उस टाइम भी पढ़ा था, रोड्स वाला जब पढ़ रहे थे, कि रोड्स को तो उन्होंने इसलिए डेवलप किया था ना कि जो उनकी आर्मी थी उसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मोबिलाइज कर सके, मतलब मूवमेंट करा सके उनका, यहाँ से वहां कहीं शिफ्ट करना है, इस जगह में थोड़ा टेंशन बढ़ गई है, लोग यहाँ पे जो है जो है विरोध कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, है ना, स्ट्राइक करे हुए हैं, तो वहां पे आर्मी को भेज दिया जल्दी से। तो उनका ये पर्पस था मेन। और क्या था कि जो कंट्री साइड में यानी जो आउटर एरियाज में जो भी रॉ मटेरियल्स बनती थी उनको वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचा सके, है ना, और उनको वो पोर्ट तक ले जाए ताकि इंग्लैंड में उसको सेंड किया जा सके पोर्ट से के थ्रू। पोर्ट के थ्रू जो उन्होंने स्यूज कनाल बनाया हुआ था उससे क्या हो सकता था कि इजिली जो है वाटर वे में ट्रांसपोर्ट हो सके उनके कंट्री में। तो ये पर्पस था रोड बनाने का, ब्रिटिशर्स का अपना सेल्फ इंटरेस्ट में, कॉलोनियल इंटरेस्ट में क्या पर्पस था रोड बनाने का। पहली बात कि आर्मी को मोबिलाइज कर सके, दूसरी बात जो रॉ मटेरियल था उनको इजीली जो है कंट्री साइड से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन या पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। ये दो रीजंस थे। ओके, नाउ रेलवे की बात करते हैं। रेलवेज वर डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स मेनली फॉर थ्री रीजंस। रेलवेज मेनली तीन रीजंस के लिए डेवलप किया गया था। फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द वास्ट इंडियन टेरिटरी। इंडिया इतनी बड़ी लार्ज कंट्री है, उनको हर एक कोने में कंट्रोल चाहिए था अपना, इंडिया इंडिया के ऊपर। तो वो इजिली कहीं भी जा सके, हर जगह पे कंट्रोल कर सके, साउथ से नॉर्थ में आराम से जा सके, उनको बहुत ज्यादा दिन ना लगे जाने में। इस चक्कर में उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया था, मूवमेंट इजी हो जाए कंट्रोल करने के लिए। मेन मोटिव था कंट्रोल ओवर द कंट्री। ठीक है, कंट्रोल मेन मोटिव था। उसके बाद है टू अर्न प्रॉफिट टू फॉरेन ट्रेड, और जो रॉ मटेरियल्स वगैरह को रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए, और रेलवे स्टेशन से फिर क्या होता था कि वो फॉरेन ट्रेड भी करते थे, यानी कि अगल बगल की जो नेबरिंग कंट्रीज थी जहां तक की ट्रेन बनाए हुए थे वो लोग उनमें ट्रेड करते थे और वहां से पैसे कमाते थे, अच्छे खासे पैसे मिलते थे, जैसे कि चाइना में जाता था प्रोडक्ट, तो अर्निंग हो सके, उस अर्निंग को वो जो सरप्लस एक्सपोर्ट था उसको फिर वो अपने ही काम से यूज करते थे। ये हम लोग कल पढ़े थे फॉरेन ट्रेड वाले में। टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। हाँ, जो ब्रिटिश का फंड था उसका जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी पैसा वो इंडिया के अंदर खर्चा कर रहे हैं, वो चाहते थे कि वो उनके खुद के लिए ही प्रॉफिटेबल हो, ना कि इंडियंस के लिए, है ना। तो इसीलिए वो ऐसे इन्वेस्टमेंट किया था कि जिससे कि रोड बनाया, रेलवे बनाया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ बनाया, उनका खुद को ही सिर्फ प्रॉफिट मिल रही थी। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी किया उन्होंने। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे कि द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस एट द हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ये भी हम लोग अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। रीजंस जब पूछेंगे आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के रीजंस क्या हैं, तो जो हम लोग पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं, रोड, रेलवे और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, उन्हीं चीजों को अच्छे से उसके रीजन के साथ, उनका जो मोटिव है उसके साथ लिख के समझाना होगा। ठीक है, एक बार अगर पढ़ के बात समझ में आ गई कि हाँ हाँ इसलिए ये कराया गया था, तो हम उसे अगर लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछ लिया, वही क्वेश्चन ऐसे ना पूछ कि क्या क्या हुआ था, ये पूछ लिया कि क्यों हुआ था, रीजन बताओ। तो रीजन में उनका जो मोटिव है कि खुद का बेनिफिट हो, कंट्रोल हो ना, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, उसके चक्कर में टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ काफी महंगा होता था, बहुत हाई कॉस्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के पर्पज से उसको बनाया। ये बात समझ में आई। आंसर पिछले वाले टॉपिक जैसा ही है, बट उसमें रीजन के साथ बताना है इस वाले में। क्लियर हुआ? हम्म।
लास्ट वाला ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है, इस सिस्टम का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था कंट्री में। इस ये काफी हाई कॉस्ट था, मतलब कि इस पे बहुत ज्यादा पैसा लगा था, खर्चा हुआ था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इसको इंट्रोडक्शन किया सो डैट ये इनको कहीं पे भी अपना फरमान, अपना ऑर्डर भेजना होगा तो वो इजिली इस इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से भेजते थे। इस वजह से इतना महंगा होने के बावजूद इसको कंट्री में लेके आए थे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को। यहाँ पे भी उनका रीजन था सेल्फ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट था। यस मैम। अच्छा ठीक है, आया समझ में सबको? अब इसमें बोल रहा है कि अब इसमें बोल रहा है कि कंक्लूजन क्या हुआ, इससे क्या पता चला, है ना? देखो, by the time India won its independence in 1947, the impact of 200 years of British colonial rule was already showing up on all aspect of the Indian economy। बोल रहा है कि जब तक इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला, यानी 1947 में जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो तब तक में, उस टाइम तक में, पिछले 200 साल से ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे जो अपना कॉलोनियल रूल चलाया था, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंडियन इकोनॉमी में चीजें जो है देखने को मिली, बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारा जो है लॉस हुआ इंडियन इकोनॉमी का। उसमें कुछ ना कुछ क्या क्या चीजें थी, फॉर एग्जाम्पल कि ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे प्रूफ होगा कि इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट था ब्रिटिश के टाइम पे। और ब्रिटिशर्स ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी थी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, जो वो 200 ईयर्स तक यहाँ पे कंट्रोल करके गए हैं, उसके कुछ कंक्लूजन की तरह पॉइंट्स बनाए गए हैं और अलग अलग सेक्टर के समरी वाइज थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस पे भी, इस टॉपिक पे कंक्लूजन इसलिए क्योंकि इस पे भी अलग से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, है ना? क्या कंक्लूड कर सकते हैं ऐसे निकालने के लिए, बताने के लिए। तो हम कैसे पॉइंट्स में बताएंगे सिंपल लैंग्वेज में कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज ऑलरेडी सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इंडिया का, वो बिल्कुल ही क्या हो गया था, उसकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी, मतलब वो बिल्कुल खराब हो चुका था क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लेबर वर्क लग रहा था और प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, है ना? प्रोडक्टिविटी कम इसलिए बोल रहा है क्योंकि फूड क्रॉप्स तो ग्रो ही नहीं होता था, सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स होते थे, जैसे स्पाइसेस हो गए, टी हो गई, कॉफी हो गई। इनको कोई खाएगा कहाँ, ये तो सिर्फ बेचने की काम आता था, ट्रेड करने की काम आता था। तो ये भी एक रीजन था कि इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। फिर बोल रहा है उस टाइम क्या, फिर से बोलो। हाँ हाँ, उसकी भी होती थी, उसकी भी होती थी। लेकिन ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो कैश क्रॉप कहलाती है, फूड क्रॉप्स नहीं होती है ना? तो लोगों को फेमाइन की कंडीशन होती थी, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ये भी पढ़े थे कि फेमाइन कंडीशन हो रहा था, प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो थी, बहुत सारे लोग, जरूरत से ज्यादा ओवर क्राउडिंग थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो लोग इन्वॉल्व हो गए थे, थोड़ी सी लैंड पे बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए थे, उसकी वजह से क्या होता था, जितना उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए थी वैसी नहीं होती थी। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी ना, पानी वानी की कोई नहीं थी, कोई मॉडर्न मशीन जो हार्वेस्टिंग तरीका होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं यूज होता था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग ने जितने पढ़े हैं उससे पता चलता था कि हाँ, प्रोडक्टिविटी जो थी कंट्री में बहुत लो थी ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स रूल। फिर है इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो, उसकी भी कंडीशन बहुत ही खराब थी क्योंकि उसमें ना कोई मॉडिफिकेशन होता था, न्यू मशीनरीज का डेवलपमेंट होता था, और जो है कैपिटल गुड्स वगैरह नहीं होते थे, उनको जो है उनकी उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, गवर्नमेंट कोई एफर्ट नहीं लेती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, तो उसकी कंडीशन भी काफी वर्स थी। फॉरेन ट्रेड जो था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल वाज ओरिएंटेड टू फीड द हब। फॉरेन ट्रेड का तो इंट्रोडक्शन इसलिए किया गया था सो दैट जो ब्रिटेन थे उनका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो सके,
यहाँ से सामान पा गए सस्ते दाम पे, अपने कंट्री में जाके अच्छा अच्छा उसको डेवलपमेंट कर रहे थे। तो वो उनके कंट्री का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ब्रिटेन ब्रिटेन का, ना कि इंडिया का। इंडिया में फॉरेन ट्रेड तो किया गया, लेकिन इससे इंडिया को कोई भी फायदा नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे कि फार्म्ड रेलवे, famed railway network needed upgradation, expansion and public orientation. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जो रेलवेज थी, रेलवे नेटवर्क था, उसमें भी क्या चाहिए था, बहुत ही एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन चाहिए था। मतलब इन्होंने जो रेलवे बनाया था उसमें भी तो प्राइमरी मोटिव अपना ही रखा था कि अपने जो है कंट्रोल करने के लिए, पूरे वास्ट इंडिया में कंट्रोल करने के लिए उसको बनाया। पब्लिक उसकी बेनिफिट नहीं ले पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ही उस पर अपना कंट्रोल रखती थी। उनका जब मन होता था तो वहां पे वो ट्रेन का यूज करती थी, कहीं पे ले जाने के लिए, पूरे कंट्री में कंट्रोल करने के लिए, और अपने रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन जो आम जनता थी उनके लिए वो चीजें, वो फैसिलिटीज अभी भी बहुत दूर थी। कंट्री के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस तो हो गया था, लेकिन पब्लिक को उसकी बेनिफिट नहीं मिल पाती थी। ठीक है। और प्रिविलेंस ऑफ रैम्पेड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। जो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट था, इसके लिए भी जो है उसमें बहुत सारा काम करने की जरूरत थी, वो चल रही थी, और लोगों को ढंग से काम नहीं मिलता था। ये सारी चीज हम पढ़े ही हैं, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता था। अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी का भी एक रीजन है, और पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक रीजन होता है ना। फिर इन नटशेल अगर हम ये बात कहें, अगर हम लोग इसको पूरा कंक्लूड करें, तो हमें ये पता चला कि जो इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। समझ में आई बात? हम्म। Yes. अब इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट लास्ट एक टॉपिक बची हुई है। उस लास्ट टॉपिक का नाम है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा इंडिया में, वो क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये हम लोग कल पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जितनी चीजें हैं उन चीजों को सबको ध्यान से पढ़ना है। सब सारे चीजें, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक समझ में आने चाहिए। हमने बुक का पीडीएफ सेंड किया था, जिसके पास बुक नहीं है वो उसमें से भी पढ़ सकता है। ठीक है, बुक से भी एक बार सेल्फ स्टडी तो करनी ही करनी है, ये क्लास में बताया ही गया है। तो ध्यान से इसको पढ़ना सब लोग। और जो है कॉपी कंप्लीट की बात जो है वो आप लोग कंप्लीट कर ही लीजिएगा। ठीक है। ओके। कॉपी कंप्लीशन होनी चाहिए सबकी। ग्रुप में नोटिस आएगा, तब उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्स करना, देखना कि क्या होता है। और जो भी डाउट रहेगा उसको कल जो है मॉर्निंग में, जब ये वाला लास्ट वाला टॉपिक खत्म होगा, तो उसके बाद सारी चीजें अच्छे से खुद से पढ़ के इकट्ठे रखे रहना सब लोग। ठीक है, जिसको जो प्रॉब्लम रहेगी फिर उसको डिस्कस किया जाएगा। ओके। Yes. ठीक है, फिर हम इसके नोट्स अभी ऐप में ही इसके नोट्स अभी सेंड कर देते हैं। ओके, चलो बाय बाय, क्लास ओवर हो रहा है।